हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का क्वांटा पर। मेरा नाम है तरुण तिवारी और अपने इस जो सीरीज आपकी चल रही है इंपॉर्टेंट जीके एंड करंट अफेयर एमसीक्यूज जो अपकमिंग आपके एग्जाम आने वाले हैं, तो उसमें काफ़ी कुछ क्वेश्चन हमने कर लिया है और काफ़ी कुछ क्वेश्चंस बाकी हैं क्योंकि जीके एंड करंट अफेयर है तो यहाँ पे क्वेश्चंस का जो देखा जाए सागर होता है। आपके एग्ज़ाम में प्रिपरेशन करना भी एक बहुत बड़ा टास्क है क्योंकि सारी चीज़ें मैनेज हो जाना, सारे टॉपिक्स मैनेज हो जाना, चाहे स्टैटिक जीके हो चाहे करंट अफेयर हो, तो एक अनलिमिटेड आप कह सकते हैं। कितना भी आप कर लोगे कुछ ना कुछ छूट ही जाएगा क्योंकि आप समझ ही रहे हैं नेशनल इंटरनेशनल मिसलेनियस के इतने सारे टॉपिक्स, स्टैटिक जीके में इतने सारे टॉपिक्स। तो पूरी कोशिश हम यही करते हैं कि आप तक वो सारे क्वेश्चंस पहुंच जाएं, वो सारे टॉपिक्स पहुंच जाएं। आपसे भी यही उम्मीद करते हैं कि कुछ बाकी ना रहे, ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर लिया जाए। इतना कवर कर लें एटलीस्ट हम लोग आंसर निकालने में सक्षम हो जाए। जो इंटेलिजेंसी आप एलिमिनेशन के थ्रू आंसर निकाल सकते हैं तो ये काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए होता है। तो आज भी हम कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं। पिछले 3 आपके जो वीडियोस आपने देखा है तो उसमें काफ़ी बच्चों ने बोला है कि सर स्टैटिक जीके, करंट अफेयर, हिस्ट्री वगैरह सारे टॉपिक्स करा दीजिए। जितना हो सकेगा मैं यहाँ पे आपके एग्ज़ाम तक करवा दूंगा। बाकी आपको पीडीएफ भी देखा जाए तो पहले वाले जो सेशन हुआ था लाइव सेशन, उसमें मैंने पीडीएफ को ड्राइव डाल दिया है। उसकी लिंक आगे की वीडियोज़ में भी आपके ऐड कर दिया करूँगा, तो वहाँ से आप कई सारे कंटेंट्स आपके रखे हुए हैं पीडीएफ के फॉर्म में, तो उसको आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि सारी चीज़ें यहाँ से संभव नहीं है। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे स्टैटिक जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रखेंगे, मिक्स फॉर्म में रखेंगे। पहले हिस्ट्री होगा, फिर आपका मॉडर्न हिस्ट्री के भी क्वेश्चंस होंगे, फिर जनरल साइंस के क्वेश्चन होंगे, मिक्स क्वेश्चंस भी होंगे, मिसलेनियस क्वेश्चंस भी होंगे। तो सब आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, कब कहाँ कैसे पूछ लें, तो हमें उसी तरीके से तैयार रहना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे आप देखोगे हिस्ट्री से आएगा आपका और क्वेश्चन है अबाउट द, देखा जाए तो जो महाजनपद पीरियड था हमारे यहाँ पे 6th सेंचुरी बीसी के आसपास वाला समय, उससे एक क्वेश्चन आया हुआ है। विच एरिया ऑफ इंडिया वॉज नोन एज द अवंतिका इन एंशियंट टाइम्स। अवंतिका आप देखोगे मध्य प्रदेश, फिर उसके बाद आपका अंग प्रदेश, गांधार, तक्षशिला, मगध, ये सब आपके क्या हुआ करते थे, महाजनपद हुआ करते थे। आफ्टर द वैदिक पीरियड ये सब धीरे धीरे एग्जिस्टेंस में आए। पहले जनपद, देन छोटी छोटी टेरिटरी, बड़ी टेरिटरी बन गई जो क्या हो गई आपकी महाजनपद कहलाई। फिर वही महाजनपद देखा जाए तो 16 महाजनपद के बारे में आपने जरूर पढ़ा होगा। इसी 16 महाजनपद में से एक सबसे ज़्यादा विक्टोरियस, जो सबसे पावरफुल महाजनपद के रूप में निकल के आया, वो था आपका मगध साम्राज्य, जो आप फाइनली स्टैब्लिश हुआ। मगध डायनेस्टी में नंबर ऑफ डायनेस्टीज थी। मगध अंपायर में हर्यंग डायनेस्टी वाज द फर्स्ट। तो ये सब आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं। मौर्यन पीरियड से क्वेश्चन बनेंगे, गुप्ता पीरियड से क्वेश्चन बनेंगे, फिर उसके बाद हर्षा वाले समय से क्वेश्चन बन जाते हैं एंशिएंट हिस्ट्री में। फिर आपका देखा जाए हड़प्पा पीरियड से क्वेश्चन बन जाते हैं, वैदिक पीरियड। तो ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। फिर मेडाइवल में आप चले जाओगे तो वहाँ पे दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन देखिए सीधा डायरेक्ट आया है। ठीक है, फिर उसके बाद आप देखोगे मुगल डायनेस्टी से क्वेश्चन आ जाएंगे, मराठा से क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री में तो आपका इंपॉर्टेंट है ही है, यूरोपियंस जब हमारे यहाँ आना शुरू हुए, ब्रिटिशर्स जब आए तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाएंगे। फ्रीडम स्ट्रगल का काफ़ी अलग से क्वेश्चन बन जाता, गांधी नेरा के 2-4 क्वेश्चन आपके लिए बनने के लिए आतुर है। तो यहाँ पे आप देखोगे क्वेश्चन जो पूछा गया, विच एरिया ऑफ द इंडिया वाज नोन एज अवंतिका इन एंशिएंट टाइम। तो ध्यान रखिएगा जो मालवा वाला रीजन है ये आपका अवंतिका वाला रीजन हुआ करता था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है, ध्यान में हमें रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे बच्चों क्या आपके लिए बन सकता है। दिस इज ऑल अबाउट द एक्सप्लेनेशन। आप इसको यहाँ पे पढ़ सकते हैं, कहाँ पे लोकेशन थी, कैसे थी। ठीक है, इसको ऐड कर दूंगा आपके ड्राइव में। अब यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम करने की कोशिश करेंगे, तो क्वेश्चन आंसर बस यही मेनली है, उसके आगे पीछे की 2-4 बातें हैं, इतना ही आपके लिए अभी काफ़ी है। ठीक है, वैन अलेक्जेंडर इन्वेडेड इंडिया, जब अलेक्जेंडर यानी अलेक्जेंडर द ग्रेट, जब सिकंदर इंडिया आया था, मगध वॉज बीइंग रूल्ड बाई, मगध के ऊपर शासन किसका था, मगध अंपायर के ऊपर शासन। मतलब देखा जाए तो मगध डायनेस्टी में, मगध अंपायर में नंबर ऑफ डायनेस्टीज थी ना, जैसे हर्यंक वॉज द फर्स्ट। ठीक है, हर्यंक डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी, फिर उसके बाद आपका नंद डायनेस्टी, तो इस तरीके से कई सारी डायनेस्टी थी। तो वही यहाँ पे पूछ रहा कौन सी डायनेस्टी थी, किसका शासन था जब अलेक्जेंडर यहाँ पे आया था। तो ध्यान में रखिएगा नंद वंश का यहाँ पे साम्राज्य था। फिर उसके बाद नंद वंश के बाद देखिए मौर्य वंश आया, मौर्य डायनेस्टी आई। ठीक है, तो ये राइट आंसर इज नंद डायनेस्टी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए आपका आ जाएगा। जो देखा जाए तो मगध साम्राज्य काफ़ी बड़ी सेना, इसकी सेना से ही डर के आपका अलेक्जेंडर भाग गया, यही माना जाता है। असली में यही कारण था कि आगे इसलिए नहीं बढ़ा। ठीक है, राजा पोरस को हराने के बाद, सो कॉल्ड हराने के बाद उनको भी नहीं हरा पाया था, कहा ऐसा ज़्यादा, असलियत में यही है। लेकिन सो कॉल्ड ग्लोरियस जो राइटर्स हैं सब ने बता दिया कि सिकंदर ही जीता था।
तो इतनी बड़ी सेना के आगे कहाँ वो टिक पाएगा, तो उसको यही देख के उसको लग गया कि बेटा हमसे ना हो पाएगा, निकल लेना ही ठीक है। जहाँ 2 लाख पैदल सेना, 80,000, 8,000 रात हाथी रथ सब एकदम एक बार में कुचल दिया जाता, तो बेचारा भाग गया, निकल लो भैया, इसी में अपनी भलाई है। और उधर वेस्टर्न नेशन वाले हमारे ग्लोरीफाई कर ही देंगे, जो जीता वही सिकंदर। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों इसी की बात पे। नेम द किंगडम विच फर्स्ट यूज एलिफेंट इन वॉर, सबसे पहले हाथियों का उपयोग किसने किया था युद्ध में, तो यहाँ पे आप कहोगे मगध अंपायर वालों ने हाथियों, क्योंकि यहाँ पे रीजन भी था ना देखा जाए तो, ठीक है। ये वाला जो रीजन था आपका मगध वाला, जो ये रीजन था काफ़ी ज़्यादा मोस्ट प्रॉस्परस, सबसे ज़्यादा फर्टाइल, सबसे ज़्यादा जंगल वगैरह इस रीजन में पाए जाते थे। दैट्स वाई मगध वॉज द मोस्ट पावरफुल। क्यों, आप देखोगे नंबर ऑफ आपकी क्या थी, क्या कहते हैं डायनेस्टीज, आपकी डायनेस्टीज 16 जनपद थे ना, कोई यहाँ कोई यहाँ कोई यहाँ कोई यहाँ कोई यहाँ, इस तरह के 16 प्रोविंसेस आप समझ सकते हैं भरे पड़े थे। तो लेकिन यही सबसे ज़्यादा पावरफुल क्यों रहा, निकल के आया। तो और भी कई सारे रीजन्स थे, ठीक है। उनका लोकेशन, आयरन ओर की माइंस वगैरह जो अस्त्र शस्त्र बनाने में काफ़ी ज़्यादा उनके लिए हेल्पफुल रहा, उनको भेजने में काफ़ी हेल्पफुल रहा लोगों को, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें इनके बढ़ने के कारण थे। दैट्स वाई मगध इज़ द राइट आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं यहाँ पे तुरंत बच्चों। विच रूलर मर्डर्ड हिज फादर बिम्बिसार टू असेंड द थ्रोन, किसने अपने पिता की हत्या कर दी गद्दी के लिए। सोचो गद्दी इतना प्यारा, लोग तो पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, यहाँ लोग अपने पिताजी को ही मार दिए, तो कौन सी बड़ी बात है। गद्दी इतनी बड़ी चीज़ है, सत्ता इतनी बड़ी चीज़ है, यहाँ पे अपने नहीं देखते लोग, जो सगे पिता की इसने मर्डर कर दिया। यहाँ तो एक पार्टी को छोड़ा जा रहा है, तो वही है। तो राघव चड्ढा को भी अगर हम लोग कहें तुम बहुत बड़े गद्दार हो, तो इससे बड़ा गद्दार और सबसे बड़ा गुनाहगार दुनिया में कौन होगा जो पिता को ही मार दिया, ठीक है। तो विच रूलर, कौन से ने मारा, अजात शत्रु, ठीक है, अपने पिता की ही हत्या कर दिया था इसने और गद्दी पे बैठ गया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं क्या है जो राइट आंसर होगा आपका क्वेश्चन, ध्यान में रखिएगा। नालंदा महावीर साइट कहाँ पे स्थित है, बहुत बार पूछा गया है लोकेशन वगैरह, ये आपको ध्यान में रखना है। ये आपका बिहार में स्थित है नालंदा महावीर, ठीक है। ये आपका हो गया क्वेश्चन, बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपका क्या बन सकता है, अलेक्जेंडर एंड द आर्मी ऑफ पोरस कैम्प्ड ऑन द अपोजिट बैंक ऑफ विच रिवर, किस नदी के किनारे देखा जाए तो जब आपका दोनों लोगों ने अपना कैंप लगाया था लड़ाई करने के लिए, तो किस नदी के किनारे, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा झेलम नदी, काफ़ी ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। और फाइनली ये सही जवाब भी रहेगा, ठीक है। इस वॉर को, ठीक है, जो युद्ध हुआ था बिटवीन द क्या कहते हैं अलेक्जेंडर और पोरस के बीच में, इसको बैटल ऑफ हैडस्पीस भी कहा जाता है आपकी ग्रीक वर्ड में, किताबों में, ठीक है। कब हुआ था ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अलेक्जेंडर और पोरस के बीच लड़ाई कब हुई, एक अलग सा आपका फैक्ट आ जाता है 326 BC 326 BC में, ठीक है। किंग खारवेल वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ विच शेदी डायनेस्टी, यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बस आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता था। लास्ट ग्रेट रूलिंग डायनेस्टी ऑफ मगध वॉज, मगध साम्राज्य का आखिरी जो वंश था वो कौन सा था, तो देखा जाए तो पहला कभी कभी पूछ ले आपसे, ठीक है, पहला पूछेगा तो ध्यान में रखिएगा हर्यंक डायनेस्टी वॉज द फर्स्ट, ठीक है। एंड द एक अलग से क्वेश्चन आता है विच इज द एंशिएंट मोस्ट डायनेस्टी, तब भी आप हर्यंक बताइएगा। और मगध साम्राज्य की पहली, मगध एम्पायर की पहली डायनेस्टी यही आपकी हर्यंक दी। एंड द लास्ट डायनेस्टी वॉज गुप्ता एम्पायर, ठीक है, गुप्ता डायनेस्टी वॉज द लास्ट, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसको थोड़ा हम उधर कर लेते हैं तो ये अच्छा रहता है ना। अच्छा कुछ ज़्यादा जूम हो गया, ये इधर ही जा रहा बच्चों, इधर थोड़ा उल्टा पड़ जा रहा है, चलो कोई नहीं, ठीक है। तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर वॉज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज ऑफ मगध, मगध के राइज का देखा जाए तो द मेन आपका देखा जाए तो यहाँ पे पूछने का मतलब यही है कि किसने कंसोलिडेट किया, एक्सपैंड किया आपके मगध एम्पायर को, वो आपसे यहाँ पे पूछा जाता तो रियल फाउंडर यहाँ पे आपका माना जाता है देखा जाए तो बिंबिसार को, ठीक है। दैट्स वाई उसका नाम यहाँ पे रखा गया है। He was born in 543 and died in 491 BC, ठीक है। द फर्स्ट कैपिटल, द एंशिएंट मोस्ट कैपिटल ऑफ द मगध एम्पायर, अभी अलग से पूछ लिया जाता है कि क्या था, तो राजगृह, ठीक है। राजगृह वॉज द फर्स्ट कैपिटल, देन आफ्टर
अजातशत्रु वगैरह ने पाटलिपुत्र वगैरह में ट्रांसफ़र किया था। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो कि बिंबिसार के खाते में एक क्वेश्चन और आ जाता है कि आउट ऑफ विच रूलर वॉज द कंटेम्पररी ऑफ द बुद्धा। जो गौतम बुद्ध थे उनके समकालीन पैरेलल थे, मिले थे ना उनसे। अब आप देखते होंगे वैसे बुद्ध की जो फिलॉसफी है उस पर बात करते हो, सीधा बुद्ध से ही मिले थे, उस समय में थे ना, एग्जिस्ट करते थे। तो दैट्स वाई तो ये बिंबिसार ही थे जो कंटेम्पररी टू द बुद्धा थे। ठीक, तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़े, कुछ क्वेश्चंस। अरे देखिए कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़े बच्चों, कोई बात नहीं। व्हिच डायनेस्टी इमीडिएटली सक्सीडेड द मौर्यन डायनेस्टी एंड रूल्ड मगध किंगडम। किस डायनेस्टी, विच डायनेस्टी इमीडिएटली सक्सीडेड द मौर्यन डायनेस्टी। सातवाहन, सुंग, नंद, कन्व। तो ध्यान में रखिएगा सुंग। ठीक है, चलिए आजीविका सेक्ट्स क्या थे, आजीविका कौन थे। सेक्ट कंटेम्पररी टू द बुद्धा, ब्रेक वे फ्रॉम द बुद्धिस्ट, सेक्ट फाउंडेड बाय द चारवाक या सेक्ट फाउंडेड बाय द शंकराचार्य। तो ध्यान में रखना है ऑप्शन नंबर ए जो एक सेक्ट था। ठीक है, आजीविका जिनका मानना था कि हम जो होता नहीं, सबकी अलग अलग फिलॉसफी थी। कोई कहता था कि बहुत कठिन परिश्रम करके, एकदम खुद को त्याग करके, खुद को एकदम एक्सट्रीम लेवल पे ले जाके योग करेंगे, तपस्या करेंगे, तब जाके हम सफल होंगे, तब निर्वाणा की प्राप्ति होगी। कुछ ऐसी फिलॉसफी थी। कुछ लोगों की थी कि मध्यमिका मार्ग अपनाएंगे, ना बहुत एक्सट्रीम ना बहुत ज़्यादा अपने आप को फ्लैक्चुअल रखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद कुछ का मानना था कि लोगों का सेवा करना, लोगों को बेहतर बनाना, समाज सेवा में कुछ को ढाल देना। तो ऐसी ऐसी फिलॉसफी थी। ठीक है, तो उसी में से एक आजीविका थी जो आपकी देखा जाए तो बुद्धिस्ट से अलग इनकी सोच थी। ठीक है, फिर आपका ज़्यादा बढ़ गया। Whose army did Alexander the Greek ruler confront the bank of river झेलम। ठीक है, किसकी आर्मी थी, तो राजा पोरस की। ठीक है, ये ध्यान में आपको रखना है, इन्हीं दोनों के बीच हुआ था ना लड़ाई। नेम ऑफ द रिपब्लिक विच वॉज अ कन्फेडरेसी टू द ट्राइब्स इन द 6th century BC। तो जो आपका देखा जाए तो 16th महाजनपद के बारे में आपको बताया हूं, तो उसमें से कुछ जनपद ऐसे थे जो रिपब्लिक थे और कुछ ऐसे जनपद थे जो आपके हेरिडेटरी थे, हायरार्कियल बेसिस पे रहते थे। तो वही यहाँ पे बात हो रहा है। तो यहाँ पे देखा जाए तो बज्जी हो जाएगा सही जवाब इसका। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है क्वेश्चन। यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट आपको लग रहा है, पूछा भी ज़्यादा है। द लास्ट नंद रूलर ऑफ द मगध हु वाज ओवरथ्रोन बाय चंद्रगुप्त मौर्य। देखिए एंट्री हो रही है चंद्रगुप्त मौर्य की, और यहाँ पे आएगा अब एक नई डायनेस्टी, मौर्यन डायनेस्टी। तो किसने नंद डायनेस्टी के आखिरी रूलर को गद्दी से हटा दिया और चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी नई डायनेस्टी बनाई विद द हेल्प ऑफ चाणक्य। तो कौन थे, वो वाज द लास्ट रूलर ऑफ द नंद डायनेस्टी, धनानंद। ठीक है, महापद्मनंद वाज द फाउंडर, ही वाज द फर्स्ट रूलर। ठीक है, ये आपके लास्ट रूलर थे। इन्हीं को जो चाणक्य को इन्होंने फेंक दिया था उठा के अपने दरबार से बाहर। चाणक्य ने कसम खाई थी जब तक तुम वो गद्दी से उतार नहीं देंगे तब तक अपनी चोटी नहीं बांधेंगे। तो ये सब सारी बातें थी। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। धनानंद वॉज द लास्ट रूलर। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए, धनानंद यही हैं, खैर ये असली वाले नहीं हैं। ठीक है, एक आपका सीरियल वगैरह आता था तो उसमें इन्होंने काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया था। विच वॉज द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी, इनमें से सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी कौन है, तो इसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं। नालंदा इज द ओल्डेस्ट। ठीक है, हु वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ हर्षवर्धन, हर्षवर्धन के कोर्ट पोएट का क्या नाम था, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। बानी, रविकृति, बाण भट्ट या विष्णु शर्मा। तो बाण भट्ट वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ द हर्षवर्धन, जिन्होंने इनकी ऑटोबायोग्राफी लिखी। द नेम वॉज हर्षचरित। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, अभी भी अलग से पूछ लिया जाता है। ठीक है, बाण भट्ट वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ विच एम्परर। देखिए कान इधर से पकड़ ले रहे हैं, कभी उधर से पकड़ रहे हैं, तो यहाँ पे आप तुरंत जवाब क्या दोगे, हर्षवर्धन इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पोएट कालिदास, कालिदास मैकियावेली ऑफ इंडिया, रविज्ञान, शाकुंतलम, रघुवंशम, कुमार संभवम, कितनी रचनाएं उनकी हैं, ड्रामा है, पोएट्री है, सब है। ठीक है, तो ये किस दरबार, किसके दरबार में कवि थे, किसके दरबार में इन्होंने तबाही मचाई पूरी दुनिया भर में अपने लेखन से। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, हर्षित। ध्यान में रखिएगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ठीक है, Who was called India's Napoleon because of his victories? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये अक्सर पूछा गया है। Who is known as Napoleon of India? ठीक है, तो बहुत बार आप देखोगे, जितने भी एग्जाम्स आप देखोगे MCQ वगैरह वाले सब पूछ लिए जाते हैं। तो स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ब्रह्मगुप्त, समुद्रगुप्त। तो देखिए गुप्ता गुप्ता भरे पड़े हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। समुद्रगुप्त इज नोन एज, इनको क्या कहा जाता है, नेपोलियन ऑफ इंडिया।
क्यों? क्योंकि जो इनका विक्टोरियस मतलब कोई युद्ध, कई सारे बैटल्स इन्होंने लड़े लेकिन जीते नहीं, तो समुद्रगुप्त इज ऑल्सो नोन एज नेपोलियन ऑफ इंडिया। उसके साथ साथ इनको देखा जाए तो और कई सारे निकनेम से भी जाना जाता है, वीणा वादक, ठीक है। इन्हीं को ही एक कहा जाता है कविराज, एक अलग से क्वेश्चन आ जाता है, हु इज नोन एज कविराज, तो ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ क्या है देखते हैं। और यहाँ पे प्रश्न आ रहा है, इन्हीं से ही संबंधित है। Whose achievements are recorded in the Allahabad Pillar inscription? इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन इज ऑल्सो नोन एज प्रयाग प्रशस्ति के भी नाम से आपका जोड़ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति, ठीक है, इसी को प्रयाग प्रशस्ति भी कहते हैं, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। तो किसके अचीवमेंट्स लिखे हैं पिलर, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में किसके अचीवमेंट्स लिखे हैं? चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, विक्रमादित्य, स्कंदगुप्त। तो यहाँ पर भी ध्यान रखिएगा, जो नेपोलियन ऑफ इंडिया है आपके, इन्हीं के ही अचीवमेंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन पे। तो सही जवाब हो जाएगा समुद्रगुप्त, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से। Whose reign in Indian history was called the Golden Age of India? स्वर्ण युग किसके काल को कहा जाता है इनमें? तो यहाँ पे आप कुछ कहेंगे सर मराठा तो हो ही नहीं सकता, मुगल के साथ में जा सकता हूँ सर, गुप्ता एम्पायर थोड़ा थोड़ा लग रहा है, मौर्यन एम्पायर भी हो सकता है, बट द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन होगा गुप्ता एम्पायर। कहोगे सर ई का है, ऐसा इसलिए क्योंकि नॉट ओनली इन आर्किटेक्चर, साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, हिस्ट्री अचीवमेंट्स हो गए, आपके देखोगे चाहे मेडिसिन हो गया, वराहमिहिर वगैरह सब आप देख रहे हो, सुश्रुत वगैरह सर्जन वगैरह हैं, आर्यभट्ट उसी समय में है, आर्किटेक्चर स्टाइल बड़े लेवल पे जा रही है, इकोनॉमिकल वे में देखें जाए तो सबसे प्रॉस्परस गुप्ता पीरियड में सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के चलाए जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे इसको बनाते हैं स्वर्ण युग, गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री, ठीक है। संतुष्ट हो गए ना बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। देख रहे हैं यहाँ पे हर एक चीज़ में, मेडिकल साइंस, एस्ट्रोनॉमी, आर्किटेक्चर, सिविल इंजीनियर, सब में गुप्ता एम्पायर उस समय टॉप पे था। तो कहोगे ही वही, हाँ सर सही बात, गोल्डन पीरियड। अगला क्वेश्चन क्या आपके सामने रख दिया गया था? ग्रेट एस्ट्रोनॉमर एंड मैथमेटिशियन ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड वाज, देखिए आपका भी बात हो ही रही थी, आ ही गए आपके आर्यभट्ट साहब, ठीक है। हर्षचरित द बायोग्राफी ऑफ हर्षा वॉज रिटन बाई, किसके द्वारा लिखा गया हर्षचरित? ये भी हमने देख लिया है, बाणभट्ट, शूद्रक, श्रीहर्षा या फिर गुणध्वा। तो राइट आंसर इज बाणभट्ट। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। What was the चंद्रगुप्त सेकंड ऑल्सो नोन एज? ये भी का बड़ा बार क्वेश्चन पूछा जाने वाला। गुप्ता एम्पायर के सबसे महान देखा जाए तो रूलर में से एक थे चंद्रगुप्त सेकंड, एंड ही इज ऑल्सो नोन एज विक्रमादित्य। विक्रमादित्य वॉज द टाइटल, ठीक है, इन्होंने जो टाइटल रखा विक्रमादित्य रखा था, तो इनको विक्रमादित्य भी कहा जाता चंद्रगुप्त सेकंड को, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है भी है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन तो हमेशा पूछे जाते हैं। गुप्ता डायनेस्टी वॉज फेमस फॉर, किस लिए फेमस था गुप्ता डायनेस्टी? आर्ट एंड आर्किटेक्चर, इंपीरियलिज्म, रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म, या इनमें से कोई नहीं? तो आपको पता ही है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा, क्योंकि इसी के लिए ही फेमस था, इसको गोल्डन बनाता है। हर्षा वॉज डिफेटेड बाई, किसके द्वारा हर्षवर्धन यहाँ पे हराए गए थे? तो पुलकेशिन सेकंड ने उसको हरा दिया था, तो भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। Which one of the following coins was issued in silver during the Gupta period? क्या नाम था? Which one? ककनी, निष्का, रुपिका या फिर दिनार? तो याद रखिएगा, सिल्वर कॉइन इज नोन एज रुपिका, ठीक है। तो इसको देखा जाए तो एक ये किस टर्म से लिया गया था? द गुप्ता इशू सिल्वर कॉइन नोन एज रुपिका डिराइव्ड फ्रॉम द संस्कृत वर्ड, नेम ऑफ द वर्ड वाज रूपक, इसी से मिलके बना था, इसका मतलब होता है सिल्वर, ठीक है। और यहाँ पे क्या प्रश्न है? द यूनिवर्सिटी विच बिकेम फेमस इन द पोस्ट गुप्ता एरा वाज, कौन सी यहाँ पे यूनिवर्सिटी थी? कांची, तक्षशिला, नालंदा या वल्लभी? तो ध्यान में रखना है आपको नालंदा, ठीक है। अगला बढ़िया क्वेश्चन आ गया आपके सामने। चाइनीज पिलग्रिम हु विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द हर्षवर्धन पीरियड वाज, ठीक है, हर्षवर्धन के समय कौन चाइनीज पिलग्रिम या ट्रेवलर्स आए? हर समय के पूछे जाते हैं। मॉडर्न पीरियड में कौन आया? तो ये सब आपको ध्यान रखने की जरूरत है। तो यहाँ पे हर्षवर्धन के समय, एच फॉर हर्षवर्धन, एच फॉर हिंसांग, ये ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। फाहियान के बारे में पूछा गया, हिंसांग के बारे में पूछा गया है, तो ये सब क्वेश्चन आते रहते हैं। वेयर वाज द इंट्रोडक्टरी कैपिटल ऑफ हर्षा? हर्षा जो हर्षवर्धन थे उसका देखा जाए तो शुरुआती
जो कैपिटल थी वो क्या थी, ये भी पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, तो ध्यान में रखना है आपको। आपका क्या था, थानेश्वर था, ठीक। फिर उसके बाद कन्नौज वगैरह बना था। इन द गुप्ता पीरियड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉइन्स वर इशूड इन, किसमें सबसे ज्यादा यहां पे गुप्ता पीरियड, अभी आपको बताया था ना, जो चीज उसको स्वर्ण युग में बना देती है, तो गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, तो आप आसानी से आंसर दे दोगे। गोल्ड कॉइन बहुत तगड़े लेवल पे इन्होंने इशू किया था, जो इनको सबसे ज्यादा प्रॉस्परस बनाता है। Who among the following propounded the theory of जीरो, जीरो दिया मेरे भारत ने, कहा है आर्यभट्ट, ये रहे, ठीक है, आर्यभट्ट इज द राइट आंसर। When did the first हूण इन्वेशन टेक्स प्लेस, सबसे पहले हूणों का यहाँ पे आक्रमण कब हुआ अपने यहाँ पे, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, इन द ईयर 458 AD, ठीक है। खैर देखा जाए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ध्यान रख सकते हैं भाई, हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन बच्चों, द लास्ट बुद्धिस्ट किंग हु वाज ग्रेट संस्कृत स्कॉलर एंड अ राइटर वाज, सबसे आखिरी देखा जाए तो जो माना जाते हैं कनिष्क, अशोक, बिंबिसार, हर्षवर्धन, तो हर्षवर्धन को माना जाता है लास्ट बुद्धिस्ट किंग, जो काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। आफ्टर द डेथ ऑफ हर्षा, हर्ष की मृत्यु के बाद, ट्रिपराइट, ठीक है, ट्रिपटाइट मतलब तीन यहाँ पे टेरिटरी लड़ रही हैं, स्ट्रगल कर रही हैं, स्ट्रगल इंस्यूड बिटवीन द थ्री कंटेम्पररी पावर फॉर द सुप्रीमेसी ऑफ कन्नौज, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट पार्टी इन द स्ट्रगल, यानी उन तीनों में कौन एक नहीं है, गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल या परमार, तो कौन नहीं है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, क्या था, प्रतिहार, ठीक है। डी में देखा जाए तो क्या है, परमार, नॉट प्रतिहार थे, प्रतिहार तो इसमें थे ही, देखिए यहाँ पे ना, बिटवीन द प्रतिहार, पाल एंड राष्ट्रकूट, ठीक है, तो परमार नहीं। अब यहाँ पे क्या आ गया, देखिए आपके सामने क्वेश्चन आ गया, करंट अफेयर के क्वेश्चंस आ गए, ये अच्छी बात है, ठीक है। कुछ करंट अफेयर आ गया, उसके बाद कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके की जो बचे हुए पोर्शन से उनको देख लेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, इन मार्च 2025 विच मिनिस्ट्री अनाउंस इंडिया सरपासिंग 125 गीगावाट ऑफ इंस्टॉल्ड सोलर पावर एनर्जी, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो चारों यहाँ पे आपको लग रहा होगा, कंफ्यूज भी कर रहा होगा, लेकिन ये सब आप देखोगे जो आपकी सोलर एनर्जी वगैरह हुई, इस सब की जिम्मेदारी यही होती है कि जो आपके न्यू एंड रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी वाला मंत्रालय है वही सारा चीज़ संभालेगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। ये देखिए, द स्टार्टअप महाकुंभ 2025 इवेंट इन मार्च वॉज ऑर्गेनाइज्ड promote which aspect, agriculture, startup, innovation and entrepreneurship, export oriented business या fintech only। स्टार्टअप महाकुंभ है, स्टार्टअप से रिलेटेड, अब आपका डुबकी लगाने वाला महाकुंभ नहीं है, तो स्टार्टअप से होगा, तो आपको इतनी समझ तो है ही है कि आप इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ ही जाओगे, तो राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। Levels and trend in child mortality report released in March 2025 was by which organization, किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको रिलीज किया गया, यूनिसेफ, WHO, वर्ल्ड बैंक या यूएन इंटर एजेंसी ग्रुप फॉर द चाइल्ड मोर्टेलिटी एस्टिमेशन। तो सही जवाब भी इसी के साथ आप जाएंगे। खैर ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं लग रहा है, तो बहुत ज़्यादा ध्यान में आपको देने की ज़रूरत नहीं है, आपका लाइमलाइट में था इसलिए यहाँ पे इसको मैंने रख दिया। अप्रैल में चलते हैं, महाराष्ट्र साइन एन MOU विद IBM फॉर इंटीग्रेटिंग AI इनटू विच सेक्टर, किस सेक्टर को बेहतर बनाने के लिए यहाँ पे महाराष्ट्र सरकार ने IBM के साथ एक MOU साइन किया। एग्रीकल्चर, गवर्नेंस, हेल्थ केयर या फिर एजुकेशन, चारों चीज़ें यहाँ पे जरूरी हैं बेहतर करने के लिए, लेकिन जो इसने आपका MOU वगैरह साइन किया वो साइन किया आपका किस पे, ऑप्शन नंबर बी, गवर्नेंस पे, ठीक है। सुदीर्मान कप, अभी देखिए कल ही आपको पढ़ा रहा था, आपको नहीं CUT वालों को पढ़ा रहा था, तो उसमें था सुदीर्मान कप आया हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, तो इसलिए चर्चा में है इस बार, तो आपको भी ध्यान में रखना है। सुदीर्मान कप 2025 इन मई वॉज होस्टेड बाई विच कंट्री, इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया या फिर डेनमार्क, इसको आपको ध्यान में रखना है, चाइना वालों ने होस्ट किया। थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट मान के चलिएगा, ज़्यादा भी इंपॉर्टेंट मान सकते हैं क्योंकि इस बार होस्ट किया गया है। कास्ट सेंसस इनिशिएटिव डिस्कस्ड इन मई 2025 वाज प्राइमरली पुश्ड बाय विच पॉलिटिकल अलायंस, शुरुआत में देखा जाए तो किसने बात उठाया था, इंडिया ब्लॉक ने, फिर उसके बाद आपकी जो रूलिंग गवर्नमेंट है जिसकी बीजेपी ने उसको फाइनल कर दिया था। जून 2025 का महीना था, चेनाब ब्रिज बिकेम ऑपरेशनल एज पार्ट ऑफ विच
प्रोजेक्ट, बहुत बार देखा जाए तो आपका इस बार का जो क्लैट का एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया था, सीधा डायरेक्ट आपसे पूछ लिए थे, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। 2025 चनाब ब्रिज बिकेम ऑपरेशनल एज अ पार्ट ऑफ विच प्रोजेक्ट, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक, ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन बन रहा है जो रिसेंटली न्यूज, क्योंकि मोदी जी गए थे, इनॉग्रेशन वगैरह किए थे ना पूरा, तो इसलिए इंपॉर्टेंट था। G7 समिट आउटकम्स इन जून 2025 इंक्लूडेड कमिटमेंट ऑन विच ग्लोबल इशू, ठीक है। तो G7 समिट इंपॉर्टेंट, इस बार G7 समिट कहाँ हुई, अगली बार कहाँ होगा, ठीक है। ये सब पूरा ध्यान में रखिएगा, सारे इंपॉर्टेंट समिट जो इस बार हुई है अगली बार कहाँ होंगे, तो ये आपको पता होना चाहिए 25-26 दोनों का, ठीक है। तो क्या रहा इस बार का मेन मैटर, किस पे ज़्यादा चर्चा हुई, तो देखा जाए तो इंपॉर्टेंट चारों आपको लगेंगे, क्लाइमेट फाइनेंस, AI गवर्नेंस, ट्रेड वॉर्स, यूक्रेन एड, तो यहाँ पे बातें होंगी सबसे ज़्यादा जरूरी जो है क्लाइमेट फाइनेंस की, ठीक है। कि आज के समय आप देख ही रहे हो जो क्लाइमेट को लेके जितना चिंता बनी हुई है, COP30 अभी हुआ बेलम में, वहाँ पर भी क्लाइमेट फाइनेंस के बारे में बातें हुई, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इकट्ठा करें और देश कमिटेड रहे, कमिटमेंट भी करें, भैया देंगे, नहीं तो यहाँ पे देखा पैसे की बात होती, हाँ ठीक है दे देंगे, पैसा दे देंगे, लेकिन सब निकल लेते चाय पानी पे चर्चा करके, तो वो हो नहीं पाता, तो यहाँ पे उस पर भी जोर दिया गया। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2025 वाज अवार्डेड टू होम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा चांस है इसका आने का आपके एग्जाम में, ठीक है। टाइम पर्सन, और कई सारे एग्जाम्स में पिछले 2-4-6 महीने में जो हुए हैं वो आए भी हैं, ठीक है। तो आर्किटेक्ट ऑफ AI इज द राइट आंसर, जो इस बार के टाइम पर्सन ऑफ द ईयर में इनको स्थान मिला है। तो AI का समय है, AI का ज़माना है, तो पूछ लेंगे तो कोई आपके लिए आश्चर्य वाली बात नहीं होगी। SpaceX स्टारशिप प्रोटोटाइप लॉन्च इन मार्च 2025 वाज विच नंबर, ठीक है। तो नंबर वगैरह पूछ लेंगे तो 11 नंबर याद रखिएगा, उसी से ही आप लिंक बना के कर सकते हैं। इंडियाज फूड डिलीवरी सेक्टर कंट्रीब्यूशन इन 2023-2024 रिपोर्टेड टू दिसंबर 2025 मीन्स कितना यहाँ पे कंट्रीब्यूशन दिया है फूड डिलीवरी सेक्टर ने, तो आप देखो जब भी ऑर्डर करते हो आप 10 मिनट में खाना आ जा रहा है, तो कुछ ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हो गया है, काफ़ी ज़्यादा पैसा है। यही पैसे को देख के लोग और ज़्यादा इनोवेटिव आइडियाज़ नहीं ला रहे हैं अपने यहाँ, तो मेनली यही है ना कि किसी एंटरप्रेन्योर ने कहा है कि करोड़पति बनना है तो वही सामान बेचो जो ऑलरेडी लोग बेच के कमा रहे हैं, क्योंकि आपको बस यही साबित करना है कि हमारा प्रोडक्ट उनसे बेहतर है, बस इसी होड़ में लगे रहो, मार्केटिंग तगड़ी बस करते रहो। जब ये माइंडसेट आपके अंदर रहेगा तो कुछ नया बनाने के बारे में क्या ही सोचोगे। तो यहाँ पर भी वही है, कोई 10% में बेच रहा है तो आपको हम 20% छूट दे रहे हैं, हम 50% छूट दे रहे हैं, तो ऐसे चलता रहेगा, ऐसे खाना बेचने में लग जाएंगे हम लोग, खत्म हो जाएंगे, बाकी दुनिया कहाँ से कहाँ निकल जाएगी, तो वही हमारा नाम नहीं रहेगा कुछ नया करने में, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे ट्रिलियन में रुपया है, ठीक है। तो कितना कंट्रीब्यूशन वगैरह रहा, तो जो आप यहाँ पे देखोगे 1.2 ट्रिलियन डॉलर कमा लिए लोग यही कर करके। इंडियाज अंडर 19 टीम क्रश पाकिस्तान इन विच इवेंट इन दिसंबर 2025, कौन किसमें हमने हराया, तो कई सारे आप देखोगे, एशिया कप हो गया, अंडर 19 हो गया, 2020 वर्ल्ड कप हो गया, सब ध्यान में रखना है, कुछ भी पूछा जा सकता है। कन्फ्यूज़न का यहाँ पे लेवल काफ़ी तगड़ा रहेगा। चलो क्रिकेट आप देखते हैं तो याद रहेगा, लेकिन अगर क्रिकेट नहीं देखते हैं तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सब आपको नॉर्मल ही लगेगा, ठीक है। तो एशिया कप में भी हमने पाकिस्तान को उड़ा दिया, ठीक है, उड़ा दिया मतलब हरा दिया। फर्स्ट ब्लाइंड वीमेन 2020 वर्ल्ड कप विनर इन नवंबर 2025, यहाँ पर भी इंडिया ने अपना झंडा गाड़ दिया, इंडिया वाज द विनर, ठीक है। तो भी आपको ध्यान में रखना। प्रयाग महाकुंभ मेला 2025, ये है डुबकी लगाने वाला मेला, विच बिगन इन जनवरी इज सिग्निफिकेंट एज इट इज द, क्या था ये, महाकुंभ था जो 144 साल बाद आया था। आपको खूब बढ़िया से डरा धमका दिया गया था, आओ डुबकी लगा लो, नहीं तो फिर इस जन्म में तो मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि 144 साल बाद आया है। आप गए डुबकी लगाए, भगदड़ के शिकार भी हो गए, किसी तरह बच के आ गए, तब भी अपने आप को प्राउड फील कर रहे होंगे कि 144 साल बाद मैंने डुबकी लगाया था, अब मैं सीधा ऊपर जाऊंगा, सीधा मेरा वहाँ का फिक्स है टिकट, कहीं रुकना ही नहीं है। फिर आप अगली साल देखोगे महाकुंभ भी फिर हुआ था ना जनवरी में, फिर बोले 144 साल बाद आया था, ठीक है। तो हम लोग पिछले कई सालों से देख रहे हैं, हम लोग तो वहीं रहने वाले हैं, अयोध्या इलाहाबाद सब वहीं रहा जीवन, तो फिर इस बार आया, फिर बोले 144 साल बाद आया है। तो ये हर साल 144 साल बाद रहता है, तो फिर काहे हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ करते हो, स्कैम करते रहते हो। तो इसका यही मेन रहता है, ज़्यादा ज़्यादा पब्लिक आ जाएगी जब इस तरह हवाबाजी करेंगे, ठीक है। सो राइट आंसर इसका यहाँ पे यही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ें अगले प्रश्न की तरफ। द चीफ गेस्ट ऑफ इंडिया 76th रिपब्लिक डे परेड ऑन 26 जनवरी 2025, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमेशा पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है 26 जनवरी के दिन चीफ गेस्ट कौन थे। तो कौन आए थे 26 जनवरी के दिन चीफ गेस्ट? यूरोपियन यूनियन के लोग थे। ठीक है, तो आप कहोगे सर यहाँ पे तो एक वही नाम दिख रहा है जो मुझे और सबसे बड़ी चीज यहाँ पे आपको ध्यान देना, 26 वाला नहीं, 2026 वाला नहीं है, 2025 वाला है। और पीछे जा भी सकते हैं, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, उनको पता है कि 25 वाला आपको पता होगा, 26 वाला आपको पता होगा, भी रिसेंटली 2 महीना पहले हुआ है। खैर पूरा चांस देखा जाए तो 26 का ही रहेगा, लेकिन किस्मत खराब रही तो आ जाएगा, तो कोई बात नहीं। यहाँ पे आप आंसर दे दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन बी, इंडोनेशियन प्रेसिडेंट थे आपके। ठीक है, चलिए फिर से आप हिस्ट्री में एंट्री मार लिए हैं और आ गया है आपका यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द थ्राइस इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? इंडियन नेशनल कांग्रेस जो फाउंडेड इन द ईयर 1885, अलग से एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। हु वाज द फाउंडर? A.O. ह्यूम। ठीक है, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट? W.C. बनर्जी। तो ये क्वेश्चन आपका ही बन गया। ठीक है, अब हर साल इसकी मीटिंग हुआ करती थी ना, जब से ये बनी थी। तो पूछा जा रहा, टोटल अभी तक जितनी कांग्रेस की मीटिंग हुई, सबसे ज्यादा किसको प्रेसिडेंट बनाया गया? हर साल प्रेसिडेंट भी बनते थे, तो यहाँ पे वन एंड ओनली नन अदर देन दादा भाई नौरोजी साहब थे, जो 3 बार इसके प्रेसिडेंट बनाए गए, जो ही इज ऑल्सो नोन एज ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो एक अलग से क्वेश्चन आ जाता है, तो हर तरीके से क्वेश्चन आए तो आप आसानी से कीजिएगा। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया आर गारंटीड बाई इट्स through the right of equality, right against exploitation, right to constitutional remedies, educational and cultural rights। अगर आपके फंडामेंटल राइट्स को कोई ब्रीच कर देता, वायलेट कर देता है, तो यहाँ पे किसके द्वारा मदद की जाएगी, वही यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो आर्टिकल नंबर, कौन सा आर्टिकल? 32। आर्टिकल 32 इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, उपचार। रेमेडी मतलब क्या होता है? उपचार। जब आपके फंडामेंटल राइट्स को कोई वायलेट कर देगा तो आपको उपचार दिया जाएगा, किसके द्वारा? आपके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा। तो क्या जारी करेंगे? बाण चलाएंगे रिट के फॉर्म में। ठीक है, किस पे ऊपर? जो आपका राइट्स को वायलेट करेगा, चाहे वो कोई इंडिविजुअल हो, चाहे कोई अथॉरिटी हो। ठीक है, तो इसलिए ये इतना इंपॉर्टेंट है। सारे फंडामेंटल राइट्स आपके बेकार हैं अगर ये आपके पास नहीं होता। दैट्स व्हाई आर्टिकल 32 इज नोन एज हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, क्या कहा जाता है? हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। किसके द्वारा कहा गया है? डॉक्टर B.R. अंबेडकर ने इसको कहा। ठीक है, ये संविधान का दिल और आत्मा है। कौन? आर्टिकल 32। ठीक है, इसको जरूर ध्यान रखना आपको। तो देखा जाए तो कई सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए इतनी देर में ही। ठीक है, तो ऐसे आपके एग्जाम तक बैक टू बैक जो आपके पास बचा हुआ समय है, उसमें भी नंबर ऑफ वीडियोस ले आएंगे और आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप बने रहें, नोटिफिकेशन वगैरह मिलते रहें। लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने फीडबैक भी दीजिएगा। आपके कुछ कमेंट्स हैं, बताना हो कि सर क्या ऐसा कुछ करवा दीजिए, कुछ चमत्कार टाइप हो जाए तो मैं पूरी कोशिश करूँगा। खैर, मैं आशीर्वाद ही आपको दे सकता हूँ कि आप बेहतर तरीके से पढ़ें, अच्छा से एग्ज़ाम दें और अपना नाम रोशन करें। बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू बच्चों, टेक केयर।